हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप। मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 16th क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। आप शायद नहीं किए हैं, मुझे विश्वास है, आप बदमाश बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, माफ कीजिए। 16 तो मैंने करा दिया था। 17 क्वेश्चन, तो आओ जरा 17th क्वेश्चन ऑनवर्ड हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। 17th ऑनवर्ड क्वेश्चन आपका पढ़ेंगे। डिटरमाइन टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है आपका यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स है, कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, सेल्स रिटर्न है, बीआर रिसीव, बिल रिसीव क्या डेटर्स है, क्लोजिंग डेटर्स है। कहता है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल इशूड एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहता है कि कैश सेल्स आपका 1 लाख का है और जो कैश परचेज हुआ वो कहता है कि 50,000 का। बोलता बताओ आप क्या करोगे। पहले इस क्वेश्चन में जनरली जो आप छोटे बच्चे हैं, मतलब प्यारे प्यारे, मैं आपको बताऊं गलतियां क्या होती हैं। इसमें अगर ध्यान से देखो तो जो बिल्स रिसीवेबल है और बिल्स पेबल जो है उनका बहुत सारी बातें, उनका ओपनिंग बैलेंस, उनका क्लोजिंग बैलेंस, क्या पैसा रिसीव हुआ, क्या पैसा पे हुआ, वो बातें नहीं बता रहा। तो एक्चुअली यहाँ पे बीआरबीपी अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप एक काम कीजिए, 17th में आप मेरे साथ डेटर्स अकाउंट या कह दो टोटल डेटर्स अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है, आप उस अकाउंट को बनाइए। टोटल डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सबका मीनिंग सेम होता है। इस क्वेश्चन को करने से यह फायदा होगा कि दो उल्टे तरीके के अकाउंट, एक एसेट से एक लायबिलिटी, आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो टोटल डेटर्स हो गया और मैं साथ ही साथ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाता हूं, साथ साथ दोनों हम बनाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि डेटर से आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो पता चल जाएगा और क्रेडिटर से जो आपके लायबिलिटीज हैं, माफ कीजिए परचेज है क्रेडिट पे, वो पता चल जाएगा। ये हमारे एसेट्स है, इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, यानी कि टू बैलेंस बीडी साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। और इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी। सर ये ओपनिंग क्लोजिंग जो आप लिख रहे हो, क्या पहले ही लिखना जरूरी है क्या? नहीं बच्चे, आप बाद में भी कर सकते हो, बट मुझे अच्छा लगता है। तो आपका बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट होगा। लायबिलिटी का मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट पे होता है, बाई बैलेंस बीडी, इसलिए इनका बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होगा। चलो मैं इस बार आपका टू बैलेंस सीडी नहीं लिख रहा, उसको बाद में देख लेंगे। आपके साथ क्या झगड़ा करना, मेरा और आपका झगड़ा करने को लॉजिक बनता ही नहीं बच्चे। कहता है कि ओपनिंग डेटर्स 11,400, लिखो ना। ओपनिंग डेटर्स यहाँ पे कहता है कि 11,400 का अमाउंट है। इसके बाद कहता है कैश रिसीव्ड। जरा बताओ कैश हमने किससे रिसीव किया होगा? सर डेटर से। तो डेटर से जब कैश रिसीव किया तो डेटर्स इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज किया, इस साइड आएगा। और जो जिसके चलते वो कम होता है, जैसे हमने कैश रिसीव किया तो हम क्या बोल देंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना? 48,300 का अमाउंट। फिर आगे बढ़े आप, यहाँ पे कहता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट इनको अलाउ करते हैं, इनसे रिसीव करते हैं। तो बच्चे डिस्काउंट अलाउड यानी कि बाय डिस्काउंट अकाउंट, आप बाय डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाय डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो। मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये अकाउंट जो डिक्रीज हो रहा है उसके पीछे के रीजंस क्या क्या है और कितने कितने अमाउंट से। तो 1500, ये तरीका आप फॉलो, आप जैसे जैसे बड़े होंगे लेजर अकाउंट बनाने का यही तरीका फॉलो करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बैड डेट्स हो गया तो कहते हैं बाय बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स के होने से भी हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। तो बच्चे बैड डेट्स का जो अमाउंट है ये आपका 300 का अमाउंट बता रहा है, तो प्लीज राइट है 300 रुपीज का अमाउंट। बाय बैड डेट्स आपका हो गया। सेल्स रिटर्न, आप जानते हैं कि सेल्स रिटर्न होने से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। और ये सेल्स रिटर्न कहता है कितने का है जी? 800 का अमाउंट आपका, ये लीजिए 800 रुपए। फिर कहता है आपका बीआर रिसीव, मेरे बच्चे बिल रिसीव किया, तो बिल रिसीव करने से डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, बाय बीआर अकाउंट, बाय बीआर अकाउंट। और ये अमाउंट कितना बता रहा आपको यहाँ पे? 6,100 का अमाउंट। अगर आपको पिछली क्लास याद हो ना,
तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं। एक्चुअली इसी इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए हम लोग बीआर अकाउंट बनाया करते थे। मैं जो रेड से लिख रहा हूं आपको नहीं लिखना, आप पिछली क्लास का देख लो। जो चीज बीआर अकाउंट से यहां पे आया करता था वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होता था। बीआर में आता था आपका टू डेटर्स बैलेंसिंग फिगर से, और वही चीज फिर हम यहां लिखा करते थे। क्योंकि डेटर्स से बिल हमने कितना रिसीव किया ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बता दिया, तो इस अकाउंट को बनाने कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे अकाउंट बनाना नहीं है, वो छिपे हुए जो इंफॉर्मेशन से मेरे बच्चे उनको ढूंढना है। तो उनको ढूंढने के प्रोसेस में हमें जो अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी बस हम वही बनाएंगे। अकाउंट बनाना तो हमने लेजर में सीखा था, ये लेजर अकाउंट थोड़ा ही है, ये तो सिंगल एंट्री सिस्टम है। और क्लोजिंग बैलेंस 10,800, तो ये अमाउंट कहता है कि 10,800 का अमाउंट आपका है। और आगे बढ़िए, ओपनिंग क्रेडिटर्स कहता है कि 6,800 लिखेंगे आप यहाँ पे। लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। कैश पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश पे किया, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे टू कैश अकाउंट। अगर आपने कैश पे किया टू कैश, चेक से पेमेंट करते टू बैंक, कुछ भी जैसे पेमेंट करते हो उसका नाम लिखते हैं हम लोग 25,100 का अमाउंट। फिर कहता है मेरे बच्चे डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिल गया। जब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए होंगे, या तो टू डिस्काउंट लिख दो या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम आपका है। चलो मैं आप छोटे बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड ही लिख देता हूँ, ऐसे कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर जब यही है तो फिर डिस्काउंट अलाउड भी कर दो। आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो सर होते हैं कहीं इसके चलते मार्क्स ना काट लें कि भाई आपने पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, जबकि बड़े होने के बाद दो अलग अलग नाम नहीं होते, एक ही नाम हो जाते हैं। फिर कहता है परचेज रिटर्न, आपका यहाँ पे 600 का अमाउंट आपका है। परचेज रिटर्न मेरे बच्चे क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं जब परचेज करता हूं, अगर परचेज रिटर्न हो गया तो क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे। परचेज रिटर्न ये एक तरीके से पिछली क्लास का रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। 600 का अमाउंट आपका, ये 300 का अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव, और ये 600 का अमाउंट बता रहा है आपको यहाँ पे। आगे बढ़िए, बिल्स पेबल इशूड, लो क्रेडिटर्स को हमने बिल इशू किया है, तो जब क्रेडिटर्स को बिल इशू किया तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे। आप यहां लिखेंगे टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट आपका, और ये कहता है 3,100 का अमाउंट आपका, 3,100। इसके बाद कहता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, लिखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो 5,400 का अमाउंट बता रहा आपका, 5,400 का अमाउंट यहाँ पे। और कुछ है नहीं सर, वो कैश सेल्स और जो कैश परचेज है उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं होती है। मेन अब पॉइंट जो मैं आपको एक्चुअली समझाना चाहता हूँ, अकाउंट इस चैप्टर में बनाने का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक बार दोबारा उसका डिस्कशन करूं कि सॉरी, एक्चुअली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मेरे बच्चे जब भी किसी अकाउंट को बनाओगे इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, उसमें 4 इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक इस अकाउंट के घटने का सबसे बड़ा रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है कलेक्शन हो जाना, सबसे बड़ा रीजन, और एक इस अकाउंट के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यानी कि टू क्रेडिट सेल्स। जब हम लोग सेल करते हैं क्रेडिट पे तो डेटर्स हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये गारंटी है कि एग्जाम में जब भी कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा तो इन 4 में से ही कोई एक होगा। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, अगर क्वेश्चन में है तो ये है, नहीं तो फिर नहीं है, मतलब इन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, हम इन 4 पे सोचना है। जरा बताओ क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर आपका कितना निकल के आता है, बोलो बोलो, इस क्वेश्चन में आपका क्रेडिट सेल्स कितना निकल के आ रहा है? सर एक बार आप खुद चेक कर लो ना, तो आओ ना मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है मेरे बच्चे। आप टू क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं एंड टू सेल्स अकाउंट भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम है। तो आप यहाँ पे सेल्स लिख दो या क्रेडिट सेल्स, आप अपने मास्टर जी से पूछ लेना कि सर क्या लिखूं, जो बोलेंगे वो लिख देना, ऐसे कुछ भी लिखो, बड़े लेवल पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना बच्चे, सारी बंदिशें टूट जाती हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखो वैसे लिखो, वहां तो फिर और अकाउंट सुंदर होते चला जाता है, वहां पे आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर ये क्या चीज है, सिखाऊंगा बड़े होने पे, और जब छोटे बच्चे हैं अभी लिखो आप यहाँ पे 67(8) में 11,400 का अमाउंट यहाँ से माइनस कीजिए, ये हो गया 56,400।
सर ये ब्लू से लिखना है, मैंने बदमाश पिछली क्लास में कहा था आपको ब्लैक से लिखना है, मैं कैसे भी लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सेल्स क्रेडिट पे इतना निकल के आ गया। उसी तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट में भी आने वाले 4 इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक इस अकाउंट के घटने का सबसे बड़ा रीजन यानी कि पेमेंट हो जाना, और एक इस अकाउंट के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यानी कि परचेज होना ऑन क्रेडिट, परचेजेज। ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, जो हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है। जरा बताओ कितना निकल के आ गया। तो इधर 25,100 प्लस आपका ये 9 और ये 4,000 टोटल हो गया। ये हमने 4,000 का अमाउंट ऐड किया, ये आपका 5,400 का अमाउंट है, और इसमें से आपने 6,800 का अमाउंट आपने माइनस किया, ये 27,700 का अमाउंट निकल के आ गया। दिस इज बाय परचेज, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। और ये हमारा कौन सा परचेज निकल के आ गया जी, ये हमारा क्रेडिट परचेज है। ब्रैकेट में बातें समझाने के लिए होती है, लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। अब कहता है जरा बताओ टोटल सेल्स आपका कितना है, क्वेश्चन ने कहा है टोटल सेल्स बताओ। तो बच्चे क्रेडिट सेल्स तो 56,400 आ गया। जरा चेक कर लो कि आपका कैश सेल्स कितना है। नीचे में कहता है 1 लाख रुपीज का अमाउंट। आप बिलीव करो जब इनको ऐड करोगे ना तो ये 1,56,400 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जरा बताओ टोटल परचेजेज कितने हैं। तो टोटल परचेजेज अगर मैं देखूं यहाँ मेरे बच्चे, कैश परचेज क्वेश्चन में 50,000 का अमाउंट दिया हुआ है, और क्रेडिट परचेज हम लोगों ने कितना निकाल दिया जी, 27,700 का अमाउंट। ये अमाउंट आपका 77,700 का निकल के आया। दिस इज टोटल परचेज। तो ये कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें जो आपको पता रहना चाहिए। आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ टाइम को बर्बाद करना था मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें नया कुछ आपने सीखा नहीं, और पिछली क्लास तक ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। कोई बात नहीं, कभी कभी समय बर्बाद होना भी ठीक होता है। आप अगर कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स स्टडी कर रहे हो, मुझे बड़ा होके अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, 100 में 100 लेकर आना है, मुझे सीए बनना है, सीएमए बनना है, सीएस बनना है, एमबीए करना है, मुझे ये करना वो करना, सोच सोच के अगर आप कॉन्टिन्यूसली अगर सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई और टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सिर्फ पढ़ाई 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 ठीक नहीं है, पढ़ाई और खेल दोनों साथ में ठीक है। सोसाइटी चाहिए, दोस्त चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, सबके साथ टाइम गुजारना, सबके अच्छाइयों को अपने अंदर लेना, बहुत चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सुबह किसी पढ़ाई 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 तो कभी हम बड़े बच्चे नहीं बन पाएंगे, कभी हम सीए सीएमए सीएस नहीं बन पाएंगे। फिर तो हमें पागल खाने ही जाना पड़ेगा और सिर्फ वहीं पे जाके दिन रात गुजारने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ा ही करना है, ऐसा थोड़ा ही करना है। इसलिए मतलब थोड़ा कभी टाइम बर्बाद हो भी गया तो रिग्रेट मत करना कि यार आज हमने टाइम बर्बाद कर दिया। बोला कि ठीक है, कल और थोड़ा हम टाइम अच्छी तरीके से यूज कर लेंगे, और वो कल आने देना जरूरी है। यानी कि ये कल फिर कल फिर कल फिर कल होते चला जाए और सिर्फ टाइम की बर्बादी, ऐसा भी ना हो। मतलब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, संतुलित वे में, बैलेंस्ड वे में आप बढ़ो, बैलेंस्ड वे में लाइफ को एंजॉय करो, आपको बहुत मजा आएगा। कसम से मैं सच बोलता हूं। मैनेजमेंट एक वर्ड होता है, आपने 11th क्लास में सुनना शुरू कर दिया होगा बिजनेस स्टडीज में। आप जैसे जैसे बड़े होंगे ये वर्ड बहुत वास्ट होते चला जाएगा। मेरे बच्चे, मैनेजमेंट करना ये बहुत चैलेंजिंग काम होता है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं आपकी फैमिली की बात करूं, चाहे मैं आपके माइंड की बात करूं, चाहे आपकी सोसाइटी की बात करूं, चाहे मैं कंपनी की बात करूं, चाहे देश की बात करूं, चाहे किसी की बात करूं, मैनेजमेंट आप जिस लेवल पे भी करते हो, अभी आप छोटे बच्चे हो, सिर्फ अपनी पढ़ाई अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, बड़े होगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और बड़े और बड़े। ये मैनेजमेंट जो अच्छी तरीके से कर जाता है ना, वो लीडर बनता है, और वो लीडर जो होता है वही देश को आगे बढ़ाता है। मैं वो नेता की बात, लीडर की बात नहीं कर रहा जो अनपढ़ लोग होते हैं और हमारे देश को चलाने के लिए नेता बन जाते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए, जहां भी रहे, जिस ग्रुप में रहे, जिस लेवल में रहे, लीड करे, पीछे नहीं चलना। मुझे किसी के पीछे नहीं चलना, मुझे अपने रास्ते खुद तय करने, मुझे अच्छा लगता है। अब आपकी बात तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता है। आप आइए जरा 18th क्वेश्चन पे जरा एक बार देखते हैं क्या बता रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आएगा, तो मैं स्टार्ट करता हूं 18th क्वेश्चन।
देखो ना क्या बता रहा है, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट एंड फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। बोलता है कि क्रेडिट सेल्स निकालो, क्रेडिट परचेज निकालो, निकाल लूंगा। कहता है यहाँ पे डेटर्स का ओपनिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग, डेटर्स का क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग, बीआर आपने रिसीव किया है, बीपी आपने इश्यू किया है, कैश रिसीव किया है कस्टमर से, कैश रिटर्न टू कस्टमर। लो ये क्या, कस्टमर मतलब डेटर्स, डेटर्स से तो हम कैश रिसीव करते हैं, उनको रिटर्न क्यों किया देख लेंगे बाद में। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स, सप्लायर्स क्रेडिटर्स को कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर डेटर्स को यानी कि बैड डेट्स है। कहता है बैड डेट्स रिकवर्ड ये क्या है देखेंगे हम आगे। बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, बी आर डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और कैश पेड टू सप्लायर्स। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से पढ़े बगैर तो फिर आपको यहां पे मजा नहीं आएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितनी सारी एंट्रीज लगने वाली है वो सारी एंट्री मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझाया हुआ है। यहां पे चाह कर भी उसको समझा नहीं सकता क्योंकि फिर पूरे चिट्ठा हमें खोलना पड़ जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का। तो मेरे बच्चे ये मानते हुए कि आपने बीआर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और अभी तक आपके दिमाग में है तब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप भूल चुके हैं जल्दी से फटाफट वहां पे जाके एक बार मेरी क्लास से रिवीजन कीजिए और फिर सॉल्यूशन कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं यहाँ पे टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहा हूं और हाँ यहाँ तो मस्ट है, यहाँ तो हमारे पास शायद बीआर का भी ओपनिंग क्लोजिंग है। सर ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग सर नहीं दिया हुआ है, तो फिर मैं बीआर अकाउंट क्यों बनाऊं। देखता हूं मैं डेटर्स अकाउंट बनाता हूं यहाँ पे टोटल डेटर्स अकाउंट। जब बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है और ये चीजें हमें ना बताए तो फिर क्यों बनाऊं मैं आपका। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब हम कैसे समझेंगे कि हमें बीआर का अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, वो अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आगे बढ़ा लो और कुछ नहीं। डेटर्स अकाउंट हो गया, रजिस्टर का हाफ पेज लेना, आधा पेज, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज है जो इस अकाउंट से आपको करना है। फिर आप बनाएंगे यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट, सॉरी क्या नाम था उसका जी, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना देते हैं, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट भी हमारे पास हो गया। अब मैं ये दो अकाउंट यहाँ पे, मुझे एक्चुअली मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस किए हुए हैं इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि ये दो अकाउंट बनेगा। यहाँ पे जो बीआर अकाउंट होता है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं इसको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, आप इसको मत बनाना और नहीं आप बिल्स पेबल को बनाना। मुझे समझाना मकसद है इसलिए मैं इसको बनाता हूँ, आप बस इनको बनाएंगे। ये दो अकाउंट आपका और ये एसेट्स है मेरे बच्चे, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है, टू बैलेंस बीडी। आप जानते हो ना बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होगा। ये क्रेडिटर्स जो है ये आपके लायबिलिटीज है, इनका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट में होता है। तो इंक्रीज आपका क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। और इस बार देखो मैंने क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा क्योंकि आप मुझसे झगड़ा ना करो, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी हालात में मुझसे झगड़ा करें। बस कॉफी थोड़ा सा, चाय है, कॉफी नहीं है, कॉफी बहुत कम पीता हूँ, चाय ज्यादा पीता हूँ। ये चाय जब तक इस कप में यहाँ पे पड़ी होती है धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है और फिर इसका मजा खत्म हो जाता है, फिर भी मैं इसको पीता हूं, ठीक है। खत्म हो गई चाय, कोई बात नहीं, मैं इसको बंद कर देता हूं पूरा ताकि ये दिखे नहीं आपको और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो ना क्वेश्चन में क्या बता रहा है, डेटर्स का कहता है ओपनिंग, मैं इसको हाथ में ले लेता हूं इस बुक को आपका, और कहता है कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप भी देखो अपने बुक में, ये 50,000 का अमाउंट आपका है, 50,000। फिर कहता है क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ये अमाउंट कहता है कि 40,000 का अमाउंट आपका है, ठीक है। डेटर्स का एंड का बैलेंस, तो मैं जानता हूं बहुत सारी एंट्री होनी है, बीच में जगह छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल लास्ट में बाय बैलेंस सीधी आप लिख दो या फिर आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 40,000 का अमाउंट है और जो आपके क्रेडिटर्स एंड में है यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, वो कहता है एंड में आपका 60,000 का अमाउंट आपका है। आगे बढ़ना,
BR रिसीव, बिल जो हमने रिसीव किया है, बिल डेटर से रिसीव करते हैं, डेटर्स हमारे कम हो जाते हैं बाय BR अकाउंट। हमने बिल जो रिसीव किया मेरे बच्चे 1 लाख रुपीज का अमाउंट है, 1 लाख रुपीज का अमाउंट। और आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था, अभी भी बताया था मैंने आपको, कि इस BR अकाउंट से जो एंट्री इस अकाउंट में आता है जिसका हमें रिक्वायरमेंट होती है वो यही होता है कि जब बिल रिसीव करते हैं तो BR में क्या बोलते हैं, टू डेटर्स, और डेटर्स में क्या बोलते हैं, बाय BR, 1 लाख रुपीज का अमाउंट। क्योंकि जितना बिल हमने रिसीव किया है वो ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया, हमें इस अकाउंट की रिक्वायरमेंट रही नहीं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर कह देता कि प्रिपेयर BR अकाउंट, तब तो मैं बनाता, लेकिन वो क्यों बनाओ जब हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया, बोला कि बस जितना है उसी से आप अकाउंट बना लो, ठीक है। तो मैं बिल फेबल कहता है कि इश्यू किया, ये देखो 2 BP बिल फेबल जो हमने इश्यू किया है वो 80,000 का अमाउंट है मेरे बच्चे। ये वही हुआ आपका, यहाँ पे 2 BP में क्या हो जाता था, बाय क्रेडिटर्स, तो उससे जो एंट्री आता था ऑलरेडी बता दिया, इसलिए उस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है नहीं। कैश रिसीव किया कस्टमर से, मतलब डेटर से, तो डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे बाय कैश अकाउंट। 3 लाख का अमाउंट आपका है, 3 लाख का अमाउंट आपका हो गया बाय कैश अकाउंट। कहता है कैश रिटर्न टू कस्टमर। लो, ये बात जो है कुछ नई हमारे लिए आई है। कहता है कि आपने डेटर से कैश रिसीव किया, यहां चला गया, अब कहता है कैश रिटर्न टू कस्टमर, मतलब डेटर्स को कैश वापस कर दिया। ये क्या है, पहले मैं आपको समझाऊं। कैश रिसीव करने की एंट्री क्या हो गई जी, फर्म का कैश बढ़ जाएगा, कैश एसेट से बढ़ना डेबिट। आपको कितना रिसीव किया था, 3 लाख रुपए, और आपने किससे रिसीव किया था, डेटर से, तो डेटर्स का अकाउंट 3 लाख से कम हो जाएगा। ये एंट्री यहां पे पास हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ होगा मेरे बच्चे कि जिन डेटर से कैश आपको मिला है, जिन डेटर से कैश आपने रिसीव किया है, हो सकता है कि डेटर्स ने गलती से कुछ ज्यादा पैसा आपको वापस दे दिया। मतलब कोई इसमें एक बंदा था जिसने 10,000 जितना पैसा उसको देना था उससे ज्यादा आपको वापस कर दिया। सर ऐसा कभी होता है क्या, हमेशा होता है मेरे बच्चे। कई लोग हैं जिन्होंने हिसाब नहीं रखा था और गलती से जहां पे 5,000 का पेमेंट करना था उन्होंने 6,000 का पेमेंट कर दिया। कभी मतलब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस के अंदर में। तो जब हमने डेटर से कैश रिसीव किया तो ये एंट्री किया। अगर इसमें से हमने कैश कुछ वापस कर दिया तो क्या करना होगा, एंट्री रिवर्स करना होगा। मतलब डेटर्स जो हमने कम किया था अब उनको बढ़ा दो, मान लो 10,000 से, और कैश जो हमने वापस कर दिया टू कैश, यानी कैश हमारे पास चला गया। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि डेटर से कैश रिसीव करूंगा बाय कैश। अगर डेटर्स को कैश हमने वापस कर दिया तो टू कैश अकाउंट, मतलब रिटर्न करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, वो मतलब रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। और अमाउंट कितना बता रहा है मेरे बच्चे, कैश रिटर्न 5,000 का अमाउंट यहाँ पे, तो ये 5,000 से एंट्री आप यहाँ पे पास करेंगे। और आगे बढ़िए आप, और आगे बढ़िए। कहता है क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स। जो सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ये आपका क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट यहाँ पे कितना अमाउंट बता रहा है आपका, 2700 का अमाउंट आपका है, 2700, 27 रुपए आपका, ठीक है। फिर कहता है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया तो कस्टमर यानी कि डेटर्स कम हो जाएंगे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मैं वहां लिखना भूल गया, इसको लिख दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड कितना है जी, 1500 का अमाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया 1500 रुपए, और इसको अगर हम लिख ही रहे तो पूरा नाम लिख दो ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप छोटे बच्चे हैं, सब ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है यहाँ पे आपका बैडेट्स रिटर्न ऑफ। बैडेट्स हो गया मेरे बच्चे 12,000। तो बैडेट्स होने से डेटर्स हमारे कम हो जाते हैं बाय बैडेट्स। बाय बैडेट्स आपका जरा बताओ कितने का पैसा डूबा है, अमाउंट आपका 12,000 आपका। फिर कहता है बैडेट्स रिकवर्ड। ऐसे मैंने कई बार आपको समझाया है, एक बार दोबारा समझा दूं मैं यहाँ पे। आप एक काम करना, एक नोट लिख लो। आप चाहो तो एग्जामिनर को एग्जाम में ये नोट लिख के दिखा सकते हैं, कोई खास रिक्वायरमेंट लेके नहीं है। नोट आपका देखो, एंट्री जो होता है, एंट्री फॉर बैडेट्स रिकवर्ड,
बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है कभी पैसे आज से कई वर्ष पहले कभी कुछ पैसा डूब गया था, डेटर्स हमारे पैसा लेकर भाग गए थे मेरे बच्चे, वो हमारे पास आए और इस पर क्या हुआ, कुछ पैसा उन्होंने दे दिया। मतलब पहले कभी जो बैड डेट्स हो गया था, जो पैसा डूब गया था, नाउ दैट मनी हैज बीन रिकवर्ड। जब बैड डेट्स हो जाता है ना, बैड डेट्स जब किसी से हो जाता है, जैसे मान लो मुझे आपसे 2000 का अमाउंट लेना है और आपने पैसा नहीं दिया, आप इंसॉल्वेंट हो गए, भिखारी हो गए, खत्म हो गए, मतलब जीरो हो गए, तो मैं आपका अकाउंट क्लोज कर देता हूं, क्या लिखे, बाय बैड डेट्स, और खत्म कर देता हूं। अब आपसे मेरा कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन कुछ वर्ष बाद जब आप वो आके मुझे पैसा पे कर देते हो, आपके अंदर में सच्चाई आ गई, आपने पैसा वापस किया, तो एंट्री कहा जाता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ध्यान रखना, डेटर्स नहीं, क्योंकि डेटर्स के अकाउंट तो हम खत्म कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, हम उसे इनकम के रूप में ट्रीट करते हैं और उस इनकम को कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना मेरे बच्चे, वो कहता है आपका बैड डेट्स रिकवर्ड 3000 का अमाउंट आपका है, तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जरा देखो ना, इस एंट्री में कहीं पे डेटर्स का नाम आया क्या, डेटर्स का नाम नहीं सर। क्या इसमें कहीं क्रेडिटर्स का नाम आया क्या, नहीं सर। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं जाएगा, डेटर्स क्रेडिटर्स में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे उससे कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे बच्चे, ठीक है ना। एंट्री मतलब बस एग्जाम में आप लिख देना कि नो एंट्री विल बी मेड फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड इन द अकाउंट ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। अब कहता आगे बी आर डिसऑनर्ड बाय द कस्टमर, बिल डिसऑनर्ड कर दिया। मैं आपको बता दूं, बिल डिसऑनर्ड करने की एंट्री जो होता था, एंट्री फॉर बी आर बिल डिसऑनर्ड की एंट्री आपने क्या किया था, याद करो मैंने बताया था जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, और अगर बिल हमारे पास है, यहां कुछ ना बताया तो बिल हमारे पास है, यानी कि टू बी आर अकाउंट, तो डेटर्स टू बी आर अकाउंट। कहां चला गया, कुछ मैंने छोड़ दिया बीच में, हाँ सर, अच्छा मैं देखता हूं, पहले इसका बता दो क्या हुआ, बी आर डिसऑनर्ड बाय कस्टमर 10,000 का अमाउंट है, एक एंट्री छूट गया, इसके पहले वाला अभी करा देता हूं, पहले इसको लिख लो आप। तो डेटर्स टू बी आर, यानी कि डेटर्स अकाउंट में हम क्या बोलेंगे, टू बी आर अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 10,000। अगर बी आर अकाउंट बनाना होता तो मैं इसकी क्रॉस पोस्टिंग क्रेडिट में दिखाता, बट बनाना नहीं है। इसके ऊपर की एक एंट्री छूट गई, बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल, मैं यहां पे आपको दिखाऊं, एंट्री फॉर, ये याद दिला रहा हूं बस, ये एग्जाम में थोड़ा लिखना है, बी आर इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जो बिल आपने इंडोर्स किया है, याद कीजिए इसकी एंट्री क्या होती थी, एक तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपके पास से बी आर चला जाएगा, यानी कि बिल्स रिसीवेबल। मुझे बताइए क्रेडिटर्स टू बी आर ये कितने से एंट्री है, 40,000। मेरे बच्चे यहाँ पे डेटर्स बी आर का अकाउंट तो मैं बना नहीं रहा, छोड़ो, क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स में क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, टू बी आर अकाउंट। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता ना और मैं सिंपल शब्दों में इस एंट्री को लेकर आता, मैं वहां पे नहीं देखता, तो मैं बोलता यार क्रेडिटर्स को हमने बिल दे दिया तो क्रेडिटर्स कम हो गए, क्या बोलेंगे, टू बी आर। अगर हमने इनको कैश दिया तो टू कैश, अगर बिल दिया तो जो भी देंगे उससे हम लायबिलिटी खत्म कर देंगे। बात सुनारी में क्या बता रहा हूं। फिर कहता आगे पढ़ना, उसके आगे वाला तो कर लिया, फिर इंडोर्स्ड बी आर कहता है डिसऑनर्ड हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, कहता है यहाँ पे फोर्थ में लिख दो, यहाँ पे एंट्री फॉर इंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड। जो बिल हमने आपका इंडोर्स किया था, मतलब हमने इंडोर्स मतलब क्या, क्रेडिटर्स को दिया था, वो आपका डिसऑनर्ड हो गया। याद कीजिए जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो हमारे डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। रीजन मत पूछना, आप उस चैप्टर में जाकर देख लो। और क्योंकि इंडोर्स बिल है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कि डेटर्स से पैसा लेना होगा, क्रेडिटर्स को देना होगा। जरा बताओ वो डेटर्स से पैसा लेके जो क्रेडिटर्स को देना है वो अमाउंट कितना बता रहा है, सर 5,000। इंडोर्स बिल जो डिसऑनर्ड हुआ है वो कहता है कि 5,000 का अमाउंट आपका है। तो डेटर्स टू क्रेडिटर्स, जरा बताओ डेटर्स में क्या बोलेंगे, टू क्रेडिटर्स, है ना, डेटर्स बढ़ गया
और साथ ही साथ क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेगा। तो 5000 की एंट्री आपकी यहाँ पे आ गई डेटर्स टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में क्या बोलेंगे, बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट। एंट्री कितने का हो जाएगा आपका 5000 का। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको अकाउंटिंग एंट्रीज आपको आना चाहिए जो पहले से आपने पढ़ा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस चैप्टर के अंदर में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। फिर कहता है डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड 7000 का। मेरे बच्चे कहता है कि डिस्काउंटेड यानी कि जो बिल आपने बैंक को बेचा था, बी आर डिसऑनर्ड। सर बिल डिस्काउंट हुआ है पहले से, ऐसा तो कहीं बता ही नहीं रहा मेरे बच्चे। इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बी आर अकाउंट आपको नहीं बनाना। अगर इस अकाउंट को बनाना होता तो सारी बातें आपको बताता, कितना बिल इंडोर्स किया, कितना डिस्काउंट किया। वो चाहता कि कोई मतलब ही नहीं बनता। आप बताओ सिर्फ यहाँ पे जो बिल हमने डिस्काउंट किया था, मतलब बैंक को बेचा था, वो डिसऑनर्ड हो जाए तो हम एंट्री क्या करते हैं। सर आपने कहा था जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा डेटर्स डेबिट होगा, और क्योंकि बिल बैंक के पास है तो अब बैंक को पैसा देना होगा टू बैंक अकाउंट, डेटर्स टू बैंक अकाउंट। जरा बताओ ये आपका बिल कितने का है, डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड 7000 का। तो एंट्री हम यहाँ पे 7000 से पास करेंगे। तो आपका डेटर्स टू बैंक, यानी कि डेटर्स में क्या हो गया आपका यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना एंट्री आपका है 7000 का, ठीक है। कहता है सेल्स रिटर्न। मेरे बच्चे हमेशा पूरे अकाउंटेंसी में ना बताया तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट में से मानते हैं। तो सेल करने से डेटर्स हमारे बढ़ते हैं, कम हो जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। तो सेल्स रिटर्न आप लिखिए यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। जरा बताओ सेल्स रिटर्न कितने का बता रहा है, 6000 का अमाउंट आपका है। फिर कहता है परचेज रिटर्न। परचेज करने से क्रेडिटर्स बढ़ता है, अगर रिटर्न हुआ तो कम हो जाएंगे, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। बताओ परचेज रिटर्न कितने का बता रहा आपको यहाँ पे 2000। सर परचेज रिटर्न आप आगे अकाउंट नहीं लिखते, अकाउंट नहीं लिखना क्या मेरे बच्चे, अकाउंट सब में लिखना है। जिसमें ना लिखो उसमें भी, जिसमें लिखो उसमें भी, क्योंकि सबका अकाउंट खोलता है। तो डबल एंट्री में आपको यहाँ पे अकाउंटिंग में सब कुछ होता ही होता है। कैश पेड टू कहता है सप्लायर्स, यानी कि क्रेडिटर्स को कैश पे किया, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जरा बताओ कितना हमने पे किया है, 2,07,000, 2,07,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे किया है। और कुछ यहाँ पे नहीं सर। तो मेरे पास इतनी सारी बातें यहाँ पे आ गई हैं। अब हमें करना क्या है, जस्ट अब चेक करते हैं कि आखिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आता है। और वो, और हाँ, मैं आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन को कराने का मकसद मेरे बच्चे सिर्फ ये बताना है कि किसी भी अकाउंट को बनाते समय 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन पे ध्यान देना होगा। एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक इस अकाउंट के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन, ये बड़ा रीजन नहीं है। डेटर्स अकाउंट कब बढ़ते हैं जी, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट, जो क्वेश्चन में नहीं बता रहा है, यानी कि हमें निकालना होगा थ्रू बैलेंसिंग फिगर। तो और एक इस अकाउंट के घटने का सबसे बड़ा रीजन पैसा कलेक्ट हो जाना है। मतलब ये सिर्फ आपको ये मिसिंग है और बाकी चीजें हैं मैं दोबारा कहता हूं, जितनी सारी बातें और रिकॉर्ड के छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में होगा तो बताएगा, नहीं तो फिर नहीं बताएगा। आपको बड़ी बातें सोचनी है। जरा बताओ क्रेडिट सेल्स कितना निकल के आ गया। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसको यूज करूंगा, आप अपने दिमाग से कीजिए। 4 लाख यहाँ पे 18,000 है ना, ये 4,18,000 का अमाउंट आपका है वहां पे 418, और फिर आपका यहाँ पे 40,000 का अमाउंट है। तो ये अमाउंट आ गया 5,58,000 यहाँ पे, सॉरी 4,58,000। मैं इस 458 को यहाँ भी लिख दूं 458,000, और इसमें से आप माइनस कीजिए कितना जी, तो ये आपका आ गया 66,500, पहले तो 66,500 को माइनस कीजिए, और फिर आप माइनस कीजिए 12,000, दोनों मिला के अमाउंट। ये आ गया मेरे बच्चे 3,79,500 का अमाउंट, ठीक है ना। ये हमारा क्रेडिट सेल्स हो गया। और जब आप क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेजेस। आप देख लो 3 चीजें हमें पता है, बस हमें परचेज जो हुआ है यानी क्रेडिट परचेज वो नहीं पता, तो हम उसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। चेक कर लो 1, 2, इसके घटने का मेन रीजन पेमेंट हो जाना पता है, बस ये नहीं। तो आओ ना ढूंढते हैं 80,000, फिर आपका 42,700, 2,000,
एंड 2,07,000, इसके बाद 60,000, ये अमाउंट आ गया आपका यहाँ पे 3,91,700। इसमें से माइनस कीजिए कितना जी, 45,000। यहाँ पे आपका 3,46,700 ये आपका परचेज निकल गया और खत्म। देख रहे हो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट तब होती जब हमें ये चीज ना दिया रहता ना बच्चे, ये चीज जो हमने कितना BR इनको इशू किया है, तो पक्का फिर इसका ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कुछ बताता, फिर हम उससे में बैलेंसिंग निकाल लेता। यहाँ कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सर हाँ सर समझ रहे, आगे बताओ। कुछ नहीं मेरे बच्चे, ऐसे ही अभी और सारी बातें होती हैं। अभी तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स निकालना सीखा, कभी कभी क्या होगा, स्टॉक मिसिंग होगा। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कुछ भी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी आपको ढूंढना होगा। मैं आपको इसको मिटा के मैं आगे कुछ बातें बताता हूं, जैसे कि कभी और क्या हो सकता है। ये देखो आप यहाँ पे, पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर बुक से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको मिटा दूं पहले, ये लीजिए, ये लीजिए, मैं इसको मिटा दूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप CA करें, CMA करें, CS करें, BCom करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं CA, CMA, CS, BCom करने के लिए, हमारे पास तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है। वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय COC, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। चेक कीजिए आप यहाँ पे, लिखो मेरे साथ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, बिल्डिंग क्वेश्चन। मैं कुछ पहले कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कराऊं। ऐसे हमने फाइनल काउंट विदाउट एडजस्टमेंट में, फाइनल काउंट विथ एडजस्टमेंट में सारी बातें हमने सीखी हुई है। बस फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में अब स्टॉक से जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट कैसे कैसे आ सकता है और उसको हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। आप सर हम भी बनाए? हाँ बच्चे बनाओ ना, आपको अच्छा लगेगा। मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बता देता हूं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपका 2 लाख का अमाउंट है। मैंने बता दिया। आपने पूरे वर्ष में जो परचेजेस किए हैं कैश और क्रेडिट सब मिला के, वो भी मैंने बता दिया 8 लाख का अमाउंट है। मैंने ये भी कह दिया कि जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, मतलब जो आपने फैक्ट्री में एक्सपेंसेज किए, एक तो 2 लाख रॉ मटेरियल पहले से था, 8 लाख का रॉ मटेरियल और आपने फैक्ट्री में डाला, टोटल कितना हो गया 10 लाख। 1 लाख रुपीज फैक्ट्री के अंदर में और भी खर्चे हो गए, वो वेजेज पे करना, कैरेज इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड, जो भी होगा 1 लाख रुपए और खर्च हो गए। तो 2 और 8 10 + 1 कितना हो गया 11 लाख। लेकिन 11 लाख में से कहता है कि जो बच गया एंड में स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कहने का जो फैक्ट्री में आपने 11 लाख रुपीज खर्च किया, मेरे बच्चे इस 11 में से कहता है कि 3 लाख का स्टॉक आपके पास अभी एंड में बच गया। देख रहे हो टोटल रॉ मटेरियल कितना था 10 लाख का, तो 3 लाख बच गया, वो यूज नहीं हुआ जी।
मुझे ये बताओ कि अगर 2 + 8 + 1 ये 11 लाख रुपए हो गए, 11 lakhs में 3 lakhs अगर फैक्ट्री में यूज नहीं किया, तो आप मुझे बताइए जरा कि यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिन गुड्स को आपने इस साल बेचा, जिस गुड्स को आपने इस साल बेचा, जो गुड्स सोल्ड किया, उसकी कॉस्ट कितनी है। जो गुड्स आपने बेच दिया, मतलब जो इस साल आपने सेल किया मेरे बच्चे, सेल जो किया, उस सेल को करने में जो गुड्स आपने यूज किया उसकी कॉस्ट कितनी है। तो देखो ना, सिंपल आपका है, कैसे निकालते हम लोग यहां पे, ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास फैक्ट्री के अंदर में जो रॉ मटेरियल पहले से थे वो 2 लाख रुपए के थे, लिखो आप यहां पे। फिर रॉ मटेरियल्स जो हम लोगों ने परचेजेस किए इस वर्ष, वो कितने के हैं, 8 लाख के। तो 2 पहले से और +8 आपका 10 हो गया। जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेज, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो आपने एक्सपेंसेज किए हैं, वो कहता है कि 1 लाख रुपीज का अमाउंट है, मतलब जो आपने वेजेज ये सब पे किया होगा। तो मेरे बच्चे टोटल एक्सपेंस आपने यहाँ पे कितना कर लिया, 11 लाख। फैक्ट्री में 11 लाख रुपीज आपने इस पर खर्चे किए, लेकिन 11 में से जो स्टॉक अभी एंड में बच गया, जो बच गया यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, वो कितने का है, 3 लाख का। तो जो बच गया वो तो यूज नहीं हुआ ना बच्चे, यानी कि जो गुड्स बिके हैं, गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 11 - 3 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, मतलब जो बिका उसकी कॉस्ट, या फिर हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जो गुड्स बिक गए, सेल हो गया, उसकी कॉस्ट, आपकी मर्जी, कभी ये नाम लिखता है, कभी ये नाम लिखता है, मतलब एक्चुअली वो 8 लाख रुपीज का है। और जो 8 लाख का गुड्स जो हमने बेचा मेरे बच्चे, जिसकी कॉस्ट 8 लाख है, अगर मैं उसको मान लो 25 में बेचता हूं, यानी कि सेल्स अगर हमारा 25 है, तो मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की है दोबारा, 8 लाख का सामान 25 में बिक गया, तो बताओ जरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया, जरा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको कि अगर मैं बोलूं कि भैया बताओ आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया, मतलब आपको, आपने जो सेल किया है, सेल्स जो आपका है 25 लाख का, इसमें से क्या करो जी, उसकी कॉस्ट हटा दो। जो गुड्स 25 में बेचा, उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितना, 8 लाख। तो सेल किया हमने कितने में, 25 में, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 8 लाख। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 17 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हुआ है, 17 लाख का आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना बच्चे। जिसको हमने 8 लाख में बनाया, बेचा 25 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 17 लाख। अब इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, जो आप जानते हैं। आप देखो, हम लोग पिछले 2 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़े, 25 + 3, यहाँ पे 28 लिख दो, और इस 28 में से जो इधर के आइटम्स हैं, 28 में से इनको माइनस करो, कितना, 11, तो कितना बच जाएगा, 17 लाख। हमने पढ़ा इस तरीके से अकाउंट में, बट एक्चुअली होता इस तरीके से फॉर्मूला के अंदर में। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। आप समझो मेरी बात, सर इसमें नया क्या है, और आपने क्या ऐसा चीज बता दिया जिसे आप कह दो कि यार बहुत मस्त चीज बता दिया आपने, खामखा आज पूरे दिन खराब कर दिया आपने, टाइम बर्बादी। सर क्या नया चीज, जरा बताओ ना। एक्चुअली क्या होता है मेरे बच्चे, आप मेरी पिछली क्लास याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कभी कभी इनमें से कुछ चीजें मिसिंग हो सकती है। कभी कभी क्या होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताएगा, बोलता कि आप निकाल लो। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको दिखाता हूं फिर क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे कैसे गेम खेल सकता है। लिखो ना यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। सर बुक से कराओ ना, आप लिखो, मेरी बात सुनो, मैं क्या करूं, मुझे पता है क्या कराना, मुझे आप भाषण ना दो कि सर ये कराओ वो कराओ, बस मैं जो बोलता हूं आप वो करो। आप लिखो यहाँ पे, कहता है, इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, कहता है यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इस पर क्वेश्चन कहता है कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 60,000 का अमाउंट है। कहता है कि जो आपके परचेजेज हैं, परचेजेज, वो कहता है यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख का अमाउंट। कहता है कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चे,
वो कहता है मान लो यहाँ पे 40,000 रुपीज आपके लगे। फिर कहता है कि जो सेल्स आपका है, सेल्स, वो कहता है यहाँ पे आपने 20 lakhs का सेल किया है। ज्यादा बोल दिया क्या? मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं। सर क्यों? ऐसे ही 5,60,000 कर दो। 560 अच्छा लगता है देखने में, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, दिमाग से बना रहा हूं। अब वो जैसे यहां पे देखो ओपनिंग स्टॉक बता दिया, परचेजेज बता दिया, कैरिज मतलब ये बता दिया, आपको सेल्स बता दिया, अब क्लोजिंग स्टॉक नहीं बताएगा, बोलता है खुद निकालो। लेकिन मेरे बच्चे उस केस में पक्का जीपी आपको बता देगा। या तो वो क्वेश्चन क्या करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ही बता देगा कि आपने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो ये और ये सब पता रहेगा तो बैलेंसिंग में निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कर सकता हूं काम। या कभी कभी क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बताने के बजाय वो कह देगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 20% है ऑन सेल्स, वो ऐसे कह देगा, सेल्स पे 20% आपका। तो क्या दिक्कत, क्या दिक्कत? अरे सेल्स तो हमें पता है ना, 560, उसका 20% जीपी हो जाएगा, तो जीपी निकाल दूंगा, बाकी ये निकल के आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप या तो बोल देना ट्रेडिंग अकाउंट या कह देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ज्यादा वर्ड अच्छा। सर मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है बच्चे रफ वर्क है, मतलब एक्चुअली वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, एक्चुअली वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड फॉर दैट पर्पस वी आर प्रिपेयरिंग दिस ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट साल के एंड में बनेगा ना, फॉर्मेट में, रूल में, तब तो हम ट्रेडिंग लिखते हैं। कुछ पता करना है, क्या पता करना है? बोलता है कि कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को पता करने के लिए अगर हम इस अकाउंट को बनाते तो हम क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम का मतलब सिंपली रफ वर्क होता है मेरे बच्चे, वर्किंग नोट्स कर रहा हूं, वर्किंग कर रहा हूं। सर मेमोरेंडम ना लिखा तो मार्क्स तो नहीं कटना चाहिए, लॉजिकली नहीं कटना चाहिए, बाकी आप अपने मास्टर जी से पूछ लेना, ठीक है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं मैं कैसे करूंगा। लिखो ना यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, लिखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। अब बोलोगे सर यहाँ 2 लिखो ना, मेमोरेंडम है ना, रफ हम कैसे भी कर सकते हैं। अब आप फालतू में झगड़े करते हो मेरे दिमाग के साथ। 2 परचेजेज आपका 5 lakhs का अमाउंट है। फिर आपका कैरिज इनवर्ड, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अगर कैरिज आउटवर्ड होता तो मैं यहां नहीं लिखता, वो तो प्रॉफिट लॉस का आइटम है, वो कंफ्यूज करने के लिए आपके पास है। सेल्स यहां पे कहता है बाय सेल्स अकाउंट, कितना जी? 5,60,000। हमें ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे निकालना होगा, क्योंकि जब तक हमें सारी बातें नहीं पता एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालना मुश्किल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना जी? 20% सेल्स पे। सेल्स कितना है? 5,60,000। तो मेरे बच्चे 5,60,000 का 20% जरा बताओ कितना आपका हो जाएगा, बताइए यहाँ पे। 5,60,000 का मैं अगर 20% निकालता हूं, ये अमाउंट 1,12,000 आ जाता है, 1,12,000 रुपए। तो बस खत्म हो गई बात। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। बताओ ये कितना निकल के आता है? 112 प्लस ये आपका 6 lakhs का अमाउंट हो गया, माइनस कीजिए 5,60,000, तो 1,52,000 का अमाउंट यहां पे आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। होगी बात खत्म है। मान लो कोई बोलता, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, हम बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं। मान लो कोई बोलता जरा बताओ कि आप कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड, अगर कहता है कि एंड आप निकालो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब जो गुड्स बिक गया उसकी कॉस्ट बताओ, जो गुड्स आपने बेच दिया उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मैं निकाल सकता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं मैं यहां पे क्या करता। ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होता, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ध्यान से शब्दों पे आओ, रटना नहीं, जो गुड्स सेल हो गया, गुड्स बिक गया, उसकी कॉस्ट कितनी लगी। तो एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक,
सारे खर्चे ऐड कर दो, प्लस क्या जी परचेजेज सॉरी परचेजेज, प्लस क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेज मतलब कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, और इसमें से कौन सा बच गया अमाउंट 152 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कि जो गुड्स हमने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी हुई, तो 60,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक लगा। परचेजेज यानी कि जो रॉ मटेरियल हमने इस साल परचेज किया वो 5 लाख का लगा। कैरेज इनवर्ड यानी कि रॉ मटेरियल लाने में 40,000 का भाड़ा लगा, और बच गया आपका 1,52,000 का अमाउंट। आपका बताओ कितना निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 6 लाख का अमाउंट हो गया, और 6 में से माइनस कीजिए 152,000, तो ये अमाउंट निकल के आ गया 4,48,000। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, कुछ भी निकाल सकता हूं। वो कहता है बताओ जी जो गुड्स हमने इस बार बेचा उसकी कॉस्ट कितनी लगी है बनाने में, तो 448। अरे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का मेरे पास एक और भी तरीका था। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में COGS लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं एक और भी तरीके से निकाल सकता हूं, सुनो मेरी बात, क्या समझो, रटना नहीं। अरे जिसको सेल किया 560 में, हमारा जो टोटल सेल्स क्वेश्चन बता रहा है 560, अगर इसमें से प्रॉफिट मार्जिन को हटा दूं, ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दूं, तो भी हमारा कॉस्ट ही तो आएगा। सेल किया 5,60,000 में, और इस 560 में जो हमने प्रॉफिट ऐड किया है 112, तो कॉस्ट कितना निकल के आ गया 4,48,000। सेम आंसर आना ही था। अरे गुड्स जो बिका उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, अगर मैं इसको 20 रुपीज में बेचता हूं, अगर मेरी सेलिंग प्राइस इस मार्कर का 20 रुपीज है, तो इस 20 में दो चीजें होता है मेरे बच्चे, एक तो जो मैंने खर्चे लगाए कॉस्ट, और दूसरा मेरा प्रॉफिट। तो 20 में से अगर मैं कॉस्ट को हटा दूं तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, एंड 20 में से अगर प्रॉफिट को निकाल दूं तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो हमने वही काम किया, हमने सेल में से प्रॉफिट को हटाया तो कॉस्ट निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को, और या फिर आप फॉर्मूले में निकाल दो, दोनों से सेम आएगा। सर एग्जाम में किस तरीके से करना है आपकी मर्जी, जैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, न कि किस तरीके से करें। तरीका तो हम ढूंढ लेंगे और भी बहुत सारे, पहले आप यहां पे कॉपी कीजिए। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, और मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कराऊंगा। एक्चुअली मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा, और मैं इसको भी थोड़ा छोटा करूंगा। अभी एक्चुअली मुझे इसको हटाना नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ बातें आपको समझानी है। तो मेरे बच्चे मैं इसको थोड़ा यहाँ छोटा करता हूँ। एक्चुअली मुझे जगह चाहिए ताकि आप क्लियर तरीके से समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेल्स हमारा कितना था 5,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 152, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना निकल के आया था 152, और ये कैसे निकल के आया था वो तो मैंने आपको समझा दिया। मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव डन द सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्टॉक के ऊपर में। अब जरा आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं इस बार आपको देता हूं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। परचेजेस जो आपको बता रहा है यहाँ पे, परचेजेस वो कहता है 9,50,000, 950, और फिर कहता है आपका यहाँ पे वेजेस, वेजेस जो है 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख रुपए। सेल्स जो आपको यहां पे दिया हुआ है, सेल्स जो आपको यहां पे दिया हुआ है वो कहता है सेल्स का अमाउंट मैं यहां कितना ले लूं, चलो मैं इस बार आपको देता हूं कितना ले लूं मैं 13 लाख ले लेता हूं, क्या जाता है 13 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चे वो कहता है आपका यहां पे 25%, 25%। लेकिन ध्यान से ऑन सेल नहीं, ऑन
कॉस्ट कहता है। यहां मार्जिन किस पे था? सेल पे। यहां मार्जिन किस पे कह रहा है? कॉस्ट पे। सर इससे क्या होगा देख लेंगे। बोलता है कि कैलकुलेट, आप यहां निकालो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आप ये मत कहना कि सर नई नई चीजें आज हमने सीखा, आप मत कहना कि सर नई चीजें सीखा। कितने सारे चैप्टर में, खासकर फाइनल अकाउंट में, मैंने ये कई बार आपको समझाया है कि रेशियो अगर कॉस्ट पे देगा तो सेल्स पे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, सेल्स पे तो कॉस्ट पे कैसे हो जाएगा। ये मानते हो मेरे बच्चे कि आप बहुत ही गंदे इंसान है, माफ करना गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आप बहुत गंदे इंसान है। मतलब इतने गंदे कि बदबू भी शर्मा जाए कि मैं कहां से निकल रही हूं। ये मानते हुए मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, जबकि मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो कोई बात नहीं, आओ ना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना जो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताएगा, मैं यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए बनाता हूँ। मेमोरेंडम का मतलब रफ वर्क होता है, ये कोई मतलब फॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा, ये तो बस एक इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए हम लोग इस अकाउंट को बना रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात ना सर? हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक ये कहता है कि 2,50,000 का अमाउंट है। परचेजेज आपको यहां पे बता रहा है, परचेजेज बता रहा है आपका यहां पे 9,50,000। मेरे बच्चे वेजेज यानी कि जो आपने फैक्ट्री में एक्सपेंसेज किए हैं वो 1 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है। और सेल्स आपने जो इस वर्ष किया है आपने सेल्स, वो कहता है यहां पे 13 लाख का अमाउंट है। 13 लाख का अमाउंट कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रहा है, लेकिन ये जो रेशियो बता दिया मेरे बच्चे कॉस्ट पे, कॉस्ट का हमेशा मतलब होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा। मतलब पूरे अकाउंटेंसी में जब जीपी रेशियो कहता है कि भैया 25% या 30% या 40% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट का मतलब हम क्या मानते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्या मैं जीपी निकाल सकता हूं? क्या मैं जीपी निकाल सकता हूं? फिर 25% कहता है ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें कॉस्ट तो पता ही नहीं है। कहां कॉस्ट पता है? हमें कॉस्ट कहां पता है? अरे कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट लो मैंने यहां मिटा दिया, कॉस्ट को निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवार्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था। चेक करो, मैंने यहां पे बताया था कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ इनको ऐड करना नहीं, इन तीनों को ऐड करके इसमें से क्या माइनस करना? क्लोजिंग स्टॉक। तब जाके हमारा कॉस्ट निकल के आएगा, मतलब एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन वी डू नॉट नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे दिक्कत नहीं था, रेशियो भी आपका सेल्स पे था और सेल्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। मेरे बच्चे यहां रेशियो कॉस्ट पे है, लेकिन हमें कॉस्ट ही नहीं पता है, क्योंकि कॉस्ट को जानने के लिए वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। वो नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कहता है यहां पे, अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट कहता है क्या जी 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, यानी कि ये कितना जी? 25 1 जा 25 4 जा 1/4। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट है, जीपी अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो जरा बताओ सेल पे कितना हो जाएगा? याद है कुछ आपको? मैंने आपको बताया हुआ है, जीपी 1/4 ऑन कॉस्ट, तो जीपी 1 ऑन कितना हो जाएगा? ऑन सेल। याद है आपको? सर हाँ, आपने कुछ बताया तो था, लेकिन सर हम बदबू वाले बच्चे, हम सब भूल गए सर, सब भूल गए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। अरे हमने कहा था इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1 रुपया जब कॉस्ट 4 रुपया। तो सोचो कॉस्ट अगर 4 रुपीज लगता है और जीपी अगर 1 रुपये ऐड करते हो, तो सेल आप कितने में करोगे? 5 में। तो 1/4 ऑन कॉस्ट सेल पे कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। इस पे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसके लिए आपको फाइनल काउंट में विदाउट एडजस्टमेंट में, विथ एडजस्टमेंट में, दोनों में ये बातें मैंने समझाया हुआ है। कमीशन के टाइम पे भी बहुत सारी बातें, आप देख लेना उस चीज को। तो 1/4 ऑन कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कन्वर्टेड द रेशियो गिवन इनटू विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स आपका। तो सेल्स अब आपका कितना है जी? 13 लाख, और 13 लाख का ये कितना बता रहा आपका? 1/5, तो 1/5 कर दो आप। बताओ 13 लाख का 1/5 कितना? 13 लाख का 1/5 कितना? बच्चे ये आ गया आपका 2,60,000। ये हमारा
2,60,000 का अमाउंट निकल के आया। नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वेरी इजिली विदाउट एनी टेंशन आपका। तो कितना निकल के आ जाएगा बताइए? इधर आपका कितना हो गया? 15,60,000। 1560 इधर आ गया 15,60,000 और 1560 में 13 हटाया तो 2,60,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ गई। खत्म हो गया। अब तो मैं निकाल सकता हूं। अगर कोई कहता है बताओ जरा कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, तो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इधर विल टेक डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड द जीपी और विल टेक ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। विल गेट द सेम आंसर विदाउट एनी डाउट। अच्छा सर, फिर अब क्या? अब फिर के लिए बचा ही क्या? मैं एक काम कर देता हूं, अब मैं इस पे डिफरेंट तरीके की बातें करता हूं आपके साथ। ये लीजिए, मैं इसको पहले मिटा दूं और मैं कुछ और चीजें आपको दिखाऊं। एक एग्जाम्पल और लिखो आप, 4th एग्जाम्पल। थोड़ा सा इस बार हम लोग चीजों को एडवांस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ये कहता है क्वेश्चन मार्क, लो हमें ये निकालना है, निकाल लूंगा। कहता है कि आपका कैश परचेज, कैश पे जो हमने परचेज किया है, परचेजेज, ये कहता है 2,40,000 का अमाउंट है। और कहता है कि जो आपने क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट परचेज, ये कहता है 6,60,000 का अमाउंट आपका है। और फिर कहता है परचेज रिटर्न। मेरे बच्चे, जो हमारा परचेज रिटर्न है वो कहता है आपका यहाँ पे 1 लाख रुपीज का अमाउंट। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करूंगा, परचेज में से रिटर्न को माइनस करके तब जो अमाउंट आता है वो यहां लिखा जाता है। फिर कहता है आपका कैरेज इनवर्ट, ये आपका 20,000 का अमाउंट है। वेजेज आपको यहां पे दिया हुआ है 30,000 का अमाउंट है। सैलरी भी आपको दिया हुआ है यहां पे 50,000 का अमाउंट है, यहां पे 50,000। इसके बाद आपको यहां पे सेल्स बता रहा है, सेल्स जो कि कहता है आपका कितना ले लूं मैं, चलो मैं यहां पे 12 लाख रुपीज का अमाउंट ले लेता हूं। 12 लाख रुपीज का सेल है आपका। और आपको क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आप चिंता नहीं करना कोई एक ही चीज मिसिंग होगा तो ओपनिंग स्टॉक मिसिंग तो क्लोजिंग पर आएगा पक्का आपका। वो कहता है मान लो आपका 70,000 का अमाउंट है। और फिर जीपी बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहता है आपका यहाँ पे 10% कहता है ऑन कॉस्ट। ये कॉस्ट पे कहता है कि 10%। बोलता बताओ क्या करेंगे? तो मेरे बच्चे मैं एक काम करूं क्या, इसको टोटल सेल्स कह देता हूं। एक और पॉइंट ऐड कर दो इसमें, अच्छा लगेगा आपको। सेल्स रिटर्न जो है वो मान लो रुपीज आपका 20,000। एक काम करूं मैं, बहुत लंबा क्वेश्चन ना हो जाए। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 20,000। देख लेंगे, लंबा होने से कुछ टेंशन थोड़ा ही है। अब तो हम कैसी भी चीजें किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लीजिए मैं इसको हटा दूं और फिर मैं आपको यहां पे कुछ बताऊं। आप एक काम करो, यहां मेरे साथ लिखिए आप यहां पे सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें ओपनिंग से कोई भी चीज अगर ट्रेडिंग अकाउंट का मिसिंग है तो विल प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब मेमोरेंडम का कोई अगर पूछ दे कि क्या मतलब होता है तो कह देना कि रफ वर्क है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं। ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं पता, मैं नाम लिख के छोड़ देता हूं, यहां पे ढूंढ लूंगा। परचेजेस जब हम लिखेंगे यहां पे परचेजेस, तो मेरे बच्चे परचेजेस के अंदर में हम क्या करेंगे जी, एक तो कैश परचेज बता रहा है वो भी आएगा, क्रेडिट परचेज आ रहा है वो भी। कैश परचेज कितना है 240, क्रेडिट परचेज कितना है 660। तो टोटल कितना हो गया, अंदर ही लिखिए 9 लाख, क्योंकि यहां पे रिटर्न है
तो माइनस करके अमाउंट बाहर जाता है, आप जानते हैं इस बात को। नेट अमाउंट आपका यानी कि 8 लाख का अमाउंट, ये तो हमें पता चल गया। कैरिज इनवर्ड, फैक्ट्री में लाने तक का भाड़ा है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यहाँ पे 20,000। वेजेज भी आपका फैक्ट्री में हम पे करते हैं वर्कर्स को, ये भी आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये सैलरी नहीं आएगा, यूजलेस इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस में जाता है और हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, तो छोड़ दो। टोटल सेल्स आपको बता रहा है, टोटल सेल्स आपका ये जो अमाउंट है वो कहता है कितना जी, 12 लाख अंदर में आएगा, क्योंकि देयर इज रिटर्न। आप इसमें से रिटर्न को माइनस करो, नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा ये 20,000। तो ये 11 लाख एंड 80,000 है ना, 11 लाख एंड 80,000 का अमाउंट हो गया। और फिर आपका यहाँ पे क्या जी, ग्रॉस प्रॉफिट। आओ जरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहा, बताइए सर। ये कहता है 10% ऑन कॉस्ट। ओहो, फिर से वही दिक्कत, ये 10% ऑन कॉस्ट कहता है, लेकिन हमें कॉस्ट नहीं पता। छोड़ो ना, अभी बाद में देख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक, 70,000। ओहो, अरे हमें यहाँ पे 10% ऑन कॉस्ट कहता है, हमें कॉस्ट नहीं पता। काश हमें कॉस्ट पता हो जाता। क्यों नहीं हो जाएगा जी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं पता। याद कीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला में ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फैक्ट्री खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें ओपनिंग नहीं पता, हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। दूसरा क्या था, सेल्स माइनस जीपी। जीपी नहीं पता, वही तो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, बिकॉज वी नो द अमाउंट ऑफ सेल्स। सेल्स का मतलब हमेशा नेट सेल्स होता है। तो हमने कहा कि भैया जीपी 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100। 10 का फॉर्मूला पढ़ो, टेबल पढ़ो, 10 1 जा 10 10 जा 1/10। यानी कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ये 1/10 ऑन कॉस्ट है। जीपी आपका 110 ऑन कॉस्ट। तो जरा बताओ सेल पे कितना हो जाएगा, 1/11 ऑन सेल्स। कैसे, देखो ना, अब मैं लिखूंगा नहीं, 10 रुपीज कॉस्ट लगा रहा हूं और 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा, तो सेल कितने में होगा, 11। यानी कि प्रॉफिट 1 रुपया, जब सेल 11 रुपीज। सेल्स है कितना, 11,80,000। और इसका हम लोग कितना ले लेंगे, 1/11। बताइए कितना आ गया, 11,80,000 डिवाइड बाई 11। बच्चे ये कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, 107.273 राउंडिंग अप में, 273 पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा होता है तो हम आगे चले जाते हैं, 0.5 से कम होगा तो पीछे चले जाएंगे। बस बात खत्म हो गई। अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब मैं निकालूंगा नहीं, आप निकाल देना, जो भी आएगा वो आपका जो मिसिंग है ओपनिंग स्टॉक वो निकल के आ जाएगा। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, सिंगल एंट्री सिस्टम, कुछ बातें बताएगा, कुछ मिसिंग होगा। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है, सॉरी, कि क्या आपको जो पता है उससे जो नहीं पता उसको पता कर सकते हो क्या। सर मतलब भूत किलर, जो सस्पेंस मूवी में, हॉरर मूवी में जो भूत होता है हमें नहीं दिखता, लेकिन पूरी मूवी में क्या होता है, वो जो हीरो या हीरोइन होता है ना बच्चे, वो भूतनी को ढूंढने में लगता है, कैसे मरा, क्या हुआ, और अंत में उसको पता चल जाता है। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, भूत वाली कहानी ही लिख रहे हैं। तो आप वही भूत मतलब जो चीज नहीं पता उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पता वो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। 19 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज सर्टेन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। परचेजेस दे रहा है, सेल्स दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेज है, कैरेज आउटवर्ड है जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कहता है ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट पे 50%। तो हमें कॉस्ट तो नहीं पता जी, सेल्स पता है। 50% यानी कि 1/2, 1/2 कॉस्ट पे, तो सेल पे कितना, 1/3। सेल का 1/3 निकाल देंगे, जीपी हो जाएगा, और फिर आप ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे, वो निकल के आ जाएगा। फिर बच्चे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इस क्वेश्चन में 53,000 आना चाहिए, 53,000। अगर 53 आया तो आपका आंसर सही है, नहीं आया तो आपने कुछ बदमाशी किया है। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, मुझे फोन नहीं करना कि सर आंसर नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या फायदा हमें जीने
और आप मतलब सॉरी जीने क्या मतलब पढ़ने पढ़ाने का, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसे टफ क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी नहीं कराऊंगा। 20 में कहता है भैया क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स हो जाएगा, आपका परचेज है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता, इनडायरेक्ट का मतलब वो जैसे सैलरी है ना, वो तो प्रॉफिट लॉस का आइटम है। रेट ऑफ जीपी कहता है ऑन कॉस्ट 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट नहीं पता, हमें सेल पता है, कैश प्लस क्रेडिट दोनों मिलाकर, तो 1/3 ऑन कॉस्ट सेल पे 1/4 हो जाता है। मैंने आपको पहले समझाया, वो आप देख लेना, आप निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें मेरे बच्चे जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम निकालेंगे तो द फिगर विल बी 7500 मुझे पता है, आप ये भी आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। और याद रखना कि मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में मान लो मैं इनके बारे में ना बताता डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमेशा हम क्या मानेंगे, नील, मतलब ये नहीं है, फिर ये होंगे तो क्वेश्चन पक्का बताएगा, आपको चिंता नहीं करना। पिछली क्लास में नोट लिखाया था, आप याद कीजिए, ऐसे मत देखो मुझे, आप ऐसे मत देखो, ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद मुझे आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊं, मैं सोच रहा हूं मेरे बच्चे, सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आज की क्लास को बस यहीं पे रोक ही दूं, मैं फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक ही दे दूं। आप 21 क्वेश्चन कर जाएंगे, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 21 में कहता है कि भैया जरा बताओ रेंट जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा कितना जाएगा। मेरे बच्चे फाइनल अकाउंट में इतने तरीके से हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, रेंट प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, तो जो करंट ईयर का है, चाहे पे हो चाहे पे ना हो, वो कहता है कि रेंट जो पे किया 70 है और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो 10 है, तो टोटल प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, 80,000। जो पे किया चाहे पे नहीं किया, आप जानते इस बात को, 80,000। जो पे किया वो कैश में से माइनस हो चुका होगा, और जो पे करना है दैट बिकम्स योर लायबिलिटी, बैलेंस शीट में जाएगा। ये चीजें तो आप जानते हो, इन सब चीजों को समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो आप जानते हैं, आप यहाँ पे ये आप जानते हैं। 22 क्वेश्चन में कहता है भैया जरा बताओ लैंड जो है बैलेंस शीट में कितना जाएगा आपका, लैंड एसेट्स है, आपने पढ़ा हुआ है लैंड के बारे में अकाउंटिंग, मतलब किसी भी एसेट्स के बारे में अकाउंटिंग। कहता है कि लैंड जो आपका ओपनिंग में वो आपका यहाँ पे 10 लाख का है, देख रहे हो आप यहाँ पे। फिर कहता है कि आपका लैंड जो इस पर परचेज हुआ वो आपका 30 लाख का है, 10 30 40 हो गया। लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं है, तो 40 में कहता है कि जो लैंड हमने सेल कर दिया 18-19 में, मतलब करंट ईयर में, वो कहता है आपका 15,000 है। तो 10 + 30 40 में 15 चला गया, 25 बच गया। ये कौन सी बड़ी बात है। आज इतनी रखते हैं मेरे बच्चे, आज हमने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं। अगली क्लास से अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, जहां पे फॉर्मेट में सब कुछ करना होगा और मस्त मजा तभी आपको आएगा। आज तो कुछ मजे वाली चीज है ही नहीं मेरे बच्चे। खैर चलिए, आज यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। 22 के आगे किसी क्वेश्चन को आप टच नहीं करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे की बातें करेंगे। आप सारे बच्चों को तब तक मेरे बच्चों बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट है आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी, और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें।
किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया। आप इस बात को जानते हैं, आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11-12 क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।